1%, सिर्फ 1%, अगर ये वीडियो किसी के लाइफ में सिर्फ 1% का भी चेंजेस लेके आ सकता है, तो मैं ये मान लूंगा इस वीडियो का पर्पस पूरा होता है। हमने इस वीडियो में पब्लिक स्पीकिंग फोबिया के बारे में डिटेल में बताया है। पब्लिक स्पीकिंग फोबिया होता क्या है, क्यों होता है, और हम इसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। कुछ टाइम पहले मैं भी पब्लिक स्पीकिंग फोबिया का विक्टिम था। हो सकता है आप भी इसके विक्टिम हो, या आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर इस चीज के विक्टिम हो। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। हमने इस वीडियो को बहुत दिल से बनाया है, सो प्लीज प्लीज डू वॉच इट। आप तो पूछ रहे हो कि ये क्या है, अगर इसके डेप्थ में आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे ये है ही नहीं। एक चीज मैंने नोटिस किया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपने कहा था कि हमारे पास्ट में जो एक्सपीरियंस हुआ है हमारे चाइल्डहुड में, मान लो मैं कुछ अपना आप एक्सप्रेस करने का ट्राई किया और कहीं ना कहीं मुझे इंसल्ट फेस करना पड़ा, ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा, तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाएगा कि मैं हो सकता है फ्यूचर में एक अच्छा पब्लिक स्पीकर ना बन पाऊँ, क्योंकि लास्ट की एक्सपीरियंस ऐसा कह रही है, राइट। जहां भी एक्सप्रेशन नहीं आएगा वहां पर सप्रेशन आ जाएगा। जितना आप एक्सप्रेसिव हैं उतना सप्रेशन कम होगा, और जितना सप्रेशन ज्यादा होगा उतना एक्सप्रेशन कम हो जाएगा। Hello everyone, welcome to my podcast with the series of mental health. Today we have our guest Vijay Roda, who is an NLP master practitioner, cognitive hypnosis therapist and a mind coach. Welcome sir to my channel. कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक, आप बताइए। हम जरा अपने ऑडियंस को बता दें, सर के साथ हमने पहले भी 2 वीडियोस करके रखी है और हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था, और ये वीडियो ऑन डिमांड वीडियो होने वाली है। मुझे कुछ दोस्तों ने और कुछ मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था पब्लिक स्पीकिंग फोबिया के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो ये वीडियो हम डेडिकेटेड कर रहे हैं पूरे इस प्रॉब्लम को लेके। सर, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि पब्लिक स्पीकिंग फोबिया एक्चुअली में है क्या? तो आपका प्रश्न है कि ये पब्लिक स्पीकिंग फोबिया है क्या? बिल्कुल। अब इसकी डेप्थ में जाया जाए तो आपको समझ आएगा कि ये है ही नहीं। आप तो पूछ रहे हो कि ये क्या है, अगर इसकी डेप्थ में आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे ये है ही नहीं। पब्लिक स्पीकिंग फोबिया का एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है, विच इज ग्लोसोफोबिया। फोबिया और टाइप के हो सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक स्पीकिंग फोबिया है उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, विच इज ग्लोसोफोबिया, जो ग्रीक के 2 शब्दों को जोड़ करके बना है। पहला है ग्लोसा। ग्रीक के इस ग्लोसा शब्द का मतलब है टंग, हमारी जीभ, और दूसरा शब्द है फोबोस, जिसका मतलब है बेसिकली इट इज एन एंजाइटी डिसऑर्डर। ओके, तो मतलब टंग का डिसऑर्डर। एग्जैक्टली टंग से रिलेटेड एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ। ओके, अब हम फोबिया शब्द को समझने की कोशिश करें। पहला तो ग्लोसा हो गया, मींस टंग, और फोबोस हो गया, मींस बेसिकली इट इज एन एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब टंग से जुड़े हुए एंजाइटी डिसऑर्डर को ग्लोसोफोबिया। और ग्लोसोफोबिया का लेमन भाषा में अर्थ हुआ पब्लिक स्पीकिंग पब्लिक स्पीकिंग से आप भी, अब इसमें 3 शब्द डाले, एक पब्लिक, दूसरा स्पीकिंग, तीसरा पब्लिक। हाँ, इस पब्लिक और स्पीकिंग, ये 2 शब्द बड़े ही कॉमन हैं, आप भी और आपकी ऑडियंस भी इसको जानती होगी। असल शब्द यहाँ पे आया फोबिया। फोबिया को अगर हम इन डिटेल समझने की कोशिश करें, फोबिया का जो अर्थ है वो है इररेशनल, अनरियलिस्टिक, persistent, एक्सेसिव फियर। यानी मतलब क्या है इसका? 5 शब्दों से जोड़कर बना है। पहला है इररेशनल, दूसरा अनरियलिस्टिक, तीसरा परसिस्टेंट, चौथा एक्सेसिव, पांचवा फियर। यानी इररेशनल, अनरियलिस्टिक, परसिस्टेंट,
एक्सेसिव फियर को कहा जाता है फोबिया। अब जो शब्द खुद में ही कह रहा है कि मैं इर्रेशनल हूं, इर्रेशनल का मतलब हो गया बेस्ड अपॉन नो रीजन, इसका मतलब जिसका कोई कारण ही नहीं। दूसरा शब्द है अनरियलिस्टिक, मीन्स विच इज नॉट अ रियल एट। एग्जैक्टली। उस इर्रेशनल जिसका कोई आधार नहीं है, वो अनरियलिस्टिक मीन्स विच इज नॉन एग्जिस्टेंट इवन, उस डर को हम 85% लोग हाथ में लिए घूम रहे हैं। 85% भी नहीं करता। 85% लोग पब्लिक स्पीकिंग फोबिया को लेके, जो शब्द अपने आप में कह रहा है कि मैं अनरियलिस्टिक हूं, इर्रेश। तो जहां तक तुम्हारा प्रश्न था कि पब्लिक स्पीकिंग फोबिया क्या है, तो साहब पब्लिक स्पीकिंग फोबिया तो प्रैक्टिकली इट डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि ये इर्रेशनल है, अनरियलिस्टिक, और 85% लोग ये हुए घूम रहे। तो ये है साहब इसका। जो लोग बोल नहीं पाते स्टेज में, राइट, या जिसको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है एक्चुअली? वो फोबिया नहीं है, अगर फोबिया नहीं ना कहो उनको, तो है क्या वो फिर? अनरियलिस्टिक, इर्रेशनल। ओके। बेसिकली जितना मैं इसको समझ पाया, यहाँ हमारे में एक्सप्रेशन की कमी है किसी को। ओके। अगर मेरी विषय पर मेरे को ट्रस्ट है और विषय पर मेरी कमांड है और मेरे में सेल्फ एक्सप्रेशन है, तो फिर मुझे अपने आप से अकेले में बात करनी हो या आपके सामने कैमरे पे बात करनी हो या 1000 लोग सामने बैठे हो तब बात करनी हो, क्या ही फर्क आ जाएगा। वो अगर विषय पे मेरा ट्रस्ट नहीं है और विषय पर मेरी कमांड नहीं है और एक्सप्रेशन मेरे में है नहीं, तो बस यही पब्लिक स्पीकिंग का मेरे से। सो जैसे मैं अपना खुद का बात बोलूं, जैसे पहले जब मैं स्कूल लाइफ में था, तो अगर मुझे किसी टॉपिक पे नॉलेज है, मैं अच्छे से प्रिपेयर्ड हूँ, और अगर मुझे क्लास के सामने चीज़ एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, तो भी मुझे हल्का फुल्का फियर आया करता था, जबकि मुझे पता है कि मैंने प्रिपरेशन की है, ये सब कुछ आता है। बट जब मैं क्लास के सामने एक्सप्लेन करता था, तो कहीं ना कहीं मुझे एक एनजाइटी वाली फीलिंग आती थी कि कहीं मैं रॉन्ग ना कर दूं, या कुछ ऐसा मैं परफॉर्म ना कर दूं जिससे मेरी सेल्फ स्टीम में कुछ कोई हानि आ जाए, राइट? बिल्कुल आपने ठीक कहा है, बिल्कुल 100% आप ठीक कह रहे हैं इस बात पे। ऐसा है, क्योंकि ये केवल आपकी कहानी ये नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ 85% लोग इसको हाथ में दिए। इट इज बेसिकली, अगर मैं एनएलपी की भाषा में कहूँ तो बस एक ये बिलीफ है कि पब्लिक स्पीकिंग कोई चीज है, और चूंकि इतने लोगों को डर है तो मुझे भी हो गई। जिस आदमी से आज आप बात कर रहे हैं, जुलाई 2024 तक इसको भी पब्लिक स्पीकिंग का फोबिया। ये मेरी अपनी कहानी है साहब। मैं बहुत टाइम से अपने आप को मतलब जो पब्लिकली एक्सप्रेस करना चाहता था, लेकिन ये बिलीफ कि नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, बस इसी ने रोक रखा। और मुझ जैसे 85% लोग हैं साहब। अब आपने जो बात करी है कि आपको डर होता था, वो डर बेसिकली क्या है? वो डर बेसिकली है साहब कि ऐसा ना हो जाए कि मैं फेल हो जाऊं, मींस फियर ऑफ फेलियर है वो फियर ऑफ रिजेक्शन है, वो है फियर ऑफ बीइंग जज्ड, कि लोग मुझे जज करेंगे। वो वो फियर है कि पब्लिक ऐसा ना हो कि मुझे ह्यूमिलिएट कर। वो डर है इस चीज का। लाइफ में आपने कहीं बचपन में अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की होगी, चाहे पब्लिकली और चाहे जो पर्सनली, लेकिन वहां आप किसी कारण से नहीं बोल पाए होंगे। अब वो जो कष्ट का ट्रॉमा है, वो आपके माइंड पे इतना ज्यादा बैठ गया कि नहीं यार, मैं स्टेज पे जाऊंगा तो मेरे मुंह से आवाज ही नहीं आएगी, या यो हंसेंगे, या लोग करेंगे जज, या मैं फेल हो गया तो।
तो जो पास्ट का ट्रॉमा है वो भी आपको। इन चंद कुछ लोगों में का समाज को लेके एक जनरल एंजाइटी होती है। अब जब मेरे को जो पब्लिक की एक जनरल एंजाइटी है या मेरे में पब्लिक इन जनरल का एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो फिर वहां एक्सप्रेशन क्या होगा और मतलब जी कैसे ही होगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है। कुछ लोगों को दो चीजें और होती हैं कि मेरा अभी विषय ढंग से प्रिपेयर नहीं है या मेरे में जी परफेक्शन आ गया। जबकि समझने की बात यहां ये है कि परफेक्शन इज अ मिथ। एग्जैक्टली। परफेक्शन ना कभी थी ना है और ना कभी होगी। अगर परफेक्शन होती तो iOS के अपडेट ना आ रहे होते आज तक, एंड्रॉयड के अपडेट ना आ रहे होते आज तक। वो भी हर कुछ टाइम बाद अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो परफेक्शन कैसे आ जाए? या प्रिपरेशन तो कभी पूरी होगी ही नहीं। आपके एग्जाम कल है तो आदमी सोचता है 4 दिन बाद होते, 4 दिन बाद भी हो जाएगा, ईद दिन हुई हो। तो प्रिपरेशन एक चीज है जो कभी पूरी नहीं। मेरी प्रिपरेशन ही आपके इंटरव्यू के लिए पूरी तरीके से नहीं। क्या करूं? मैं कि आपसे जो बात कर रहा हूं, मेरे को भी डर है कि आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात जब लोगों तक जाएगी तो हो सकता है कि लोग मेरे को रिजेक्ट करें। करने दो ना यार। लेकिन अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक भी आदमी में सेल्फ एक्सप्रेशन को लेके आ पाए तो मेरा काम। और ये परफेक्शन तो मिथ है साहब। मेरी भी बातें इस समय आपके थ्रू जो लोगों तक जा रही हैं वो भी परफेक्ट नहीं है। ये सब छोटे छोटे कारण है, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ बीइंग जज्ड, या कोई पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा होगा, या कि मैं पहले जी परफेक्ट हो जाऊं तब लोगों के सामने आऊं। ये सब रहता है साहब। लेकिन अगर आप किसी भी चीज के बेस में जाओगे ना, इन इन सब में से बेस में केवल एक चीज एग्जिस्ट कर रही होगी, वो होगी आपकी एंग्जाइटी। या यूं हो आप बेस में एक ही चीज। सर, एक चीज मैंने नोटिस किया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपने कहा था कि हमारे पास्ट में जो एक्सपीरियंस हुआ है हमारे चाइल्डहुड में, मान लो मैं कुछ अपना आप एक्सप्रेस करने का ट्राई किया और कहीं ना कहीं मुझे इंसल्ट फेस करना पड़ा, ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा, तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाएगा कि मैं, हो सकता है फ्यूचर में एक अच्छा पब्लिक स्पीकर ना बन पाऊं, क्योंकि पास्ट की एक्सपीरियंस ऐसा कह रही है, राइट। अब मान लो कोई बच्चा आ, इस चीज से सफर कर रहा है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस किया है इस चीज को। अब उसको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है, लोगों के सामने अच्छे से एक्सप्रेस करना है, तो वो अपना पास्ट ट्रॉमा को कैसे हील कर सकते हैं? आप ये मान के चलिएगा कि ये फियर हो या कोई और फियर हो या कोई भी आपका थॉट, फीलिंग, इमोशन, हमें लगता है कि हमारे मन में है या माइंड में है या दिमाग में है या ब्रेन में। मैं कह रहा हूं उसके साथ साथ वो आपके शरीर में कहीं ना कहीं फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा हो उस टाइम। जैसे जो भी लोग पब्लिक स्पीकिंग को सोचते हैं या कभी 4 लोगों के सामने एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तो अगर वो आंखें बंद करके अपने शरीर में जहां भी कुछ हो रहा है, किसी प्रकार का सिम्टम्स आ रहा है, जैसे कि आपका सूख सकता है गला, तो आपकी आंखें बंद हो सकती हैं, आपको हो सकता है कि कोई अनचाही आवाजें कानों में आ रही, या आपकी जो धड़कन है वो तेज हो गई, क्यों आपकी सांसें तेज चलने लगी, हो सकता है टांग या हाथ कांप रहे हो, सांस आपकी डिस्टर्ब हो गई हो, गला चोक हो गया हो, या विंड पाइप ऐसा लग रहा हो कंजेशन आ रहा है या चोक हो रही है, या पसीना आ रहा है स्पेशली हाथ हाथ पैरों में, या पेट में जो बटरफ्लाई जैसे उड़ती हैं वैसा हो रहा हो, वाइब्रेशन हो रही हो शरीर में कहीं, या जो आपका दिल है वो भारी भारी हो रहा हो, मतलब शरीर में कहीं ना कोई सिम्टम जरूर आता हो। अगर मैं उस पे काबू पा ली तो केवल पब्लिक स्पीकिंग नहीं,
तो किसी भी फियर पे, किसी भी फोबिया को ओवरकम कर सकते। और जहां तक आपने बात करी कि ये कैसे हील हो सकता है, मुझे लगता है हीलिंग पे हम बाद में आए, पहले इसको और डेप्थ में समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो आप जितने प्रश्न आपके पास हो सकते हैं, आप पहले वो लेके आओ। हील तो मैं ऐसे कर दूंगा इसको, क्योंकि मैंने अपना ओवरकम किया है, मैंने अपना हील किया है। नहीं तो मुझ जैसा आदमी आपके सामने आके कैमरे पर अपनी बात कर ले जुलाई 2024 से पहले, तो ये नहीं हो सकता। चलो सर, आपसे ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा मुझे ये सुनना कि आपने अपना पब्लिक स्पीकिंग फोबिया कैसे ओवरकम किया, और आज आप मेरे सामने, मेरे ऑडियंस के सामने अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो। हाँ, इसमें मतलब आपने उसी क्वेश्चन को दूसरे स्टाइल में पूछ लिया। अल्टीमेटली आपने पूछ भी लिया कैसे हील करना है। देखिए, पर चलिए कोई बात नहीं। कुल मिला के ये आपके फियर आपके शरीर में कहीं ना कहीं पर जी मैनिफेस्ट हो रहा होगा। अगर मैंने उस पर काबू पा लिया तो ये इस पर काबू पाया जा सकता है। और वो जो शरीर में कहीं भी मैनिफेस्ट हो रहा होगा, उसके बेस में एंजाइटी। इट इज ऑल अबाउट एंजाइटी, नॉट ओनली इन द केस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। मैं कह रहा हूं किसी भी प्रकार का फियर है वो। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज और याद आई। पहले हम ये समझे फियर और फोबिया में क्या है। ये फियर आने वाला था सर। फियर वो चीज है जिसका आपको डर है, लेकिन डर के बाद भी आप उस काम को करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, वो फियर है। फोबिया वो फियर है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया। फोबिया मींस इरेशनल, अनरियलिस्टिक, सच्चाई, परसिस्टेंट, एक्सेसिव फियर। है ये फियर ही, लेकिन क्या इरेशनल है, अनरियलिस्टिक है, परसिस्टेंट है और एक्सेसिव है। यानी ये फियर उस हद तक है कि जिसको ये फियर हो गया वो उस काम को ट्राई भी नहीं कर पाएगा। इवन अगर उसको सोचना पड़ जाए पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, तो सोचने से भी ये सारे जो सिम्टम्स मैंने अभी आपको बताए, ये आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके बेस में एंग्जाइटी। इट इज ऑल एक्स अबाउट ओवरकमिंग योर एंग्जाइटी। सर, एक और चीज मुझे पूछना था। आपने कहा स्टार्टिंग में कि पब्लिक स्पीकिंग फोबिया का बेस ही होता है एंजाइटी, ठीक है ना? तो ये एंजाइटी कैसे मैनिफेस्ट हो जाते हैं लोगों पे? जैसे आपने कहा था पब्लिक स्पीकिंग फोबिया एक इरैशनल और अनरियलिस्टिक फोबिया है, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो। तो ये एंजाइटी की वजह से फॉर्म होता है। तो ये एंजाइटी कैसे फॉर्म होता है फिर? एंजाइटी का अगर बड़ा ही बेसिक मीनिंग लिया जाए तो ये किसी फ्यूचर घटना के होने का डर है। कि अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग करने मंच पर जाऊंगा या स्टेज पे जाऊंगा या हाथ में लूंगा माइक, ये सोचते ही फ्यूचर का कोई डर सामने आ जाता है कि अगर मैं ये करूंगा करूंगा, मतलब फ्यूचर टेंस की बात हो रही, अगर मैं ये काम को अंजाम दूंगा तो लोग मेरे को फील कर देंगे, लोग मेरे को जज करेंगे, लोग मेरे को, मैं हार जाऊंगा लोगों से। तो ये डर ही तो है सब। और वो डर कोई भी, जैसा मैंने पहले कहा, कोई भी थॉट फीलिंग इमोशन ये नहीं चाहिए। ये अपने आप में तो कोई चीज है ही नहीं। ये मेरे से बाहर थोड़ी ना है, ये मेरे में एग्जिस्ट करती है कहीं। जैसे मैंने कहा कि ये मैनिफेस्ट होगा फ्यूचर का डर किसी भी रूप में। इस समय मतलब फ्यूचर का डर प्रेजेंट में मेरे शरीर में फील होगा। आप अभी अपनी ये बंद करो और कोई ऐसा काम करने का सिर्फ सोच लो जिसका कि आपको डर, आप देखना आपका, स्पेशली इन द केस ऑफ मतलब जो पब्लिक स्पीकिंग फियर या फोबिया, ये तक हो जाता है कि आंखों में दर्द होती है। क्यों? क्योंकि इन्हीं आंखों से मुझे सामने वाली जो जो बैठी हुई है पब्लिक, मुझे उसको देखना है।
आंखों में दर्द हो जाता है। मेरे केस में होता था कि मेरी आंखें हो जाती थी बंद। लोगों को ये कान के पास वाला एरिया जो है, इसको हम लोग बोलते हैं जी टेम्पोरल लोब, LOBE, टेम्पोरल ओ, लोब। वो टेम्पोरल लोब में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं कि लोग हूट कर रहे हैं। होना होना फ्यूचर में है, एक्सपीरियंस प्रेजेंट में था कि लोग हूट कर रहे हैं। और वो पब्लिक ह्यूमिलिएशन ये लोगों की आवाजें हैं, वो आवाजें अब अभी फील होती हैं। या कोई अनवांटेड नॉइस स्टार्ट हो जाती है कानों में, या दिल भारी हो जाएगा, सांसें तेज हो जाएंगी, धड़कनें बढ़ जाएंगी, जो बीपी है आपका वो बढ़ जाएगा। आपका आपका शरीर पूरा या शरीर का कोई पर्टिकुलर पार्ट वाइब्रेशन मोड में आ जाएगा। आप देखना अधिकतर लोगों के साथ ये होता है कि जब वो सोचते हैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, तो उनके हाथ पैर कांप रहे होंगे, बिल्कुल, टांगों में दर्द हो जाती है, बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। ये मैनिफेस्ट फ्यूचर का डर प्रेजेंट में मेरे अपने शरीर में एक्सपीरियंस हो। ट्रू, ये तो। सर, एक चीज़ मैं पढ़ रहा था, उसको मैंने एनालाइज़ किया, एक साइकोलॉजी में टर्म है, अ, साइकोलॉजी फ़ैमिलियरिटी जिसे हम कहते हैं। अब इसको मैंने सोचा कि पब्लिक स्पीकिंग फ़ोबिया में कैसे लगाया जाए। इसका बेसिकली मतलब ये होता ना कि मैं अपने आप को एक सिचुएशन में जितना एक्सपोज़ करते जाऊँगा, मैं उस सिचुएशन से उतना फ़ैमिलियर होते जाऊँगा, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे पब्लिक स्पीकिंग फ़ोबिया का डर है, ठीक है? पब्लिक स्पीकिंग फ़ोबिया है। तो अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे बार-बार रिपीटेडली इस चीज़ पे जाना है, मुझे वो सेंसेशन फ़ील करनी है, मुझे वो आँखों में दर्द चाहिए, मुझे हाथों में पसीना चाहिए, मुझे वो एक सेंस ऑफ फेलियर चाहिए, क्योंकि मैं अब फेल हो जाऊँगा, मैं फेल हो जाऊँगा, फेल हो जाऊँगा। अगर मैं बार-बार उस चीज़ को रिपीट करते रहता हूँ, तो कहीं न कहीं एक पीक आ जाएगा, जहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर हो जाऊँगा। मुझे लगेगा एक पॉइंट के बाद तो कि ये तो कुछ है ही नहीं। मेरे को सेंसेशन फ़ील ही नहीं हो रही है। और उसके बाद जब मैं बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियरिटी पे पहुँच जाऊँगा, तो वहाँ से मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकता हूँ। या तो कहूँ मैं वो एंग्ज़ायटी को ओवरकम कर सकता हूँ। आपका क्या कहना है इस चीज़ में? देखना पड़ेगा इस केस में। कई बार, मैं कह रहा हूँ कई बार नहीं, अधिकतर ऐसा होता है कि वो पीक हो जाएगा एंकर। मतलब बाई चांस फिर वो जिक्र आ गया, हमारी वो ही लैंग्वेज होती है। हमारी NLP में एक शब्द इस्तेमाल होता है एंकरिंग, या फिर जी ट्रिगर। ओके, ऐसा ना हो जाए जो आप कहना चाह रहे हैं उसमें। और अधिकतर केस में ऐसा होता ही है कि वो फियर एंकर हो जाएगा इस शब्द के साथ, कि जब भी पब्लिक स्पीकिंग शब्द आपके सामने आएगा, आपके शरीर में वो एंजाइटी डिसऑर्डर मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाए। ओके, तो ये कह देना आसान है कि अगर मैं बार बार उस फियर को करूं, तो वो ओवरकम हो जाएगा। मैं कह रहा हूं केवल वो करने से नहीं होगा, मैं कह रहा हूं विजुअलाइज करो, उसको फेस करो, लेकिन इसको नहीं, इसका उल्टा, कि मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूं और लोग मुझे तालियां बजा रहे हैं, लोग मेरे लिए काइंड वर्ड्स, एप्रिशिएटिव वर्ड्स बोल रहे हैं, लोग मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। करना ये होगा। ओके, मैं कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने ये पब्लिक स्पीकिंग वाली आर्ट पे काम करना शुरू किया, ये मेरे फेवरेट ऑथर हैं डेल कार्नेगी। तो मैंने इनकी ऑलमोस्ट सभी किताबों को पढ़ा हुआ है। तो जब मैंने इस किताब को मंगाया पब्लिक स्पीकिंग की आर्ट को सीखने के लिए, तो मैं जो इनका जो पहला सेक्शन फॉरवर्ड का होता है, मैंने वो उठाया। उसमें तीसरे पेज पर लिखा हुआ है कि मैं सिखाऊंगा तो आपको जी बाद में कि पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है। फर्स्ट यू जस्ट गो, स्पीक, स्पीक एंड स्पीक। ओके, और मैंने बस उतना पढ़ते ही किताब को बंद कर दिया कि भाई इस किताब से जो मेरे को पाना था वो मैंने पा लिया। और मैंने फ्रॉम दैट सेम डे स्पीकना चालू कर दिया था। मैंने ऐसे ही कैमरे पे लगाया
एक वीडियो रिकॉर्ड करा और यूट्यूब चैनल बनाया और यूट्यूब पर डाल दिया। ओके। ये तो जब आपने मुझे फिर कहा कि इस पे लोगों की हेल्प करनी है, तो मैंने फिर इस किताब को उठाया और जो चैप्टर पहला है, पहले चैप्टर में क्या लिखा है, फॉरवर्ड सेक्शन में तो इन्होंने कहा कि यू जस्ट गो स्पीक स्पीक एंड स्पीक। हाँ। तो जो बात आप कह रहे थे कि ऐसा मैं सोचूं, डेल कार्नेगी साहब कहते हैं सोच मत, सोचने से ही एकांत तेरे पे अब तक हुआ नहीं, जस्ट गो स्पीक स्पीक एंड स्पीक। फिर मैंने जब सारा किताब को उठाया तो जो चैप्टर है पहला चैप्टर है साहब, पहला चैप्टर का दूसरे पेज में इन्होंने फिर एक चीज पे जोड़ दिया। आपको कह रहे हैं कि स्पीक ना तो चालू हो गया, कैसा हो गया, नाउ यू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बिल्कुल। कि पहले तो बोलना शुरू कर और फिर उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी शुरू। कहा आपने भी पूरी है कि प्रैक्टिस करो, लेकिन आपने कहा प्रैक्टिस इस चीज की करो कि मेरे कुकुर को हो रहा है डर। वो कह रहा नहीं, प्रैक्टिस इस चीज की कर कि स्पीक का पहले शुरू। ट्रू ट्रू। बिल्कुल। तो वो है। और ना मेरे को ये एक बात में आप जो आपने मेरा क्वेश्चन पूछा था कि आपने कैसे ओवरकम किया या कोई कैसे ओवरकम कर सकता है, मेरे जो गुरु हैं ओशो की सारी बातें बहुत अच्छी हैं। एक लाइन इतनी बेहतरीन है, वो ये कहते हैं कि आप केवल संकल्प करो और उस संकल्प को स्मरण रखो और ईश्वर आपके संकल्प को स्मरण रखता ही है। इसका एक्सप्लेन यानी- करिए सर, है इसका एक्सप्लेन करिए। वो कह रहे हैं कि तुम केवल संकल्प करो और अपने संकल्प को याद रखो और भगवान तुम्हारा इष्ट, तुम्हारा ईश्वर या ये यूनिवर्स या वो एनर्जी, जो भी नाम दियो उसको, वो तुम्हारे संकल्प को स्मरण रखता ही है। यानी कि डिक्लेयर करो पहले कि मुझे ये काम करना। मैंने जुलाई में इस बात को डिक्लेयर कर दिया था कि अगस्त में मैं इस चीज को ओवरकम कर लूं, और मैंने ये कह दिया था कि 21 अगस्त को मैं अपना यूट्यूब चैनल लेके आऊं। मैंने डिक्लेयर कर, मैं उस समय जो जो कोर्सेज कर रहा था मैंने उन सारे ग्रुप्स में ये बात कह दी। मेरे जो चिर परिचित लोग हैं मैंने उनसे कह दिया, तो लोग हंसे। और जब वो डेट सामने आ रही थी तो मेरे शरीर में उसके जो लक्षण थे वो मतलब जी मैनिफेस्ट होने स्टार्ट हो गए। लेकिन डिक्लेरेशन की पावर इतनी बेहतरीन होती है कि ये यूनिवर्स पूरी ताकत लगा देती है कि वो डिक्लेरेशन आपकी पूरी है। और एक फिल्म का वो डायलॉग भी है ना कि अगर आप पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो ये पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करती। और उसके बाद मुझे कई बार स्टेज पे जाकर बोलने का मौका आया। बाइक मैंने प्रैक्टिस 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 के चक्कर में लोगों से रिक्वेस्ट करी कि मुझे आपके स्टेज पे आकर के अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। माई ऑब्जेक्टिव वाज जस्ट टू फेस दिस चैलेंज, टू फेस। तो मैंने लोगों के हाथ से माइक छीने कि मेरे को बोल। हाँ, देखो ये बात तो सही है सर। हाँ, आप जितना अपने फियर को फेस करोगे उतना ही फियर आपसे दूर जाते जाएगा। बस ये तो सिंपल है भाई। आपके सामने कोई कुत्ता आ जाए और आपके पीछे पीछे दौड़े, आप जब तक दौड़ोगे आपकी शक्ति कम होती रहेगी और उसकी शक्ति मतलब बढ़ेगी। और पहले चाहे वो उसको आपको काटना था या नहीं, लेकिन अब वो आपको काटेगा। वहीं आप वहीं स्टिल हो जाओ और उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको फेस करो। 99% चांसेस हैं कि वो कुत्ता रुकेगा, आपको देखेगा, भागना बंद करेगा और वापस वो चले जाएगा। बिल्कुल। ये तो एक महाभारत में एक मतलब जो कहानी भी आती है, वो कहानी ये है कि एक बार भगवान कृष्ण और बलराम कहीं पैदल पैदल किसी जंगल को पार करना था। रात हो गई तो भगवान कृष्ण ने
तो जी बलराम से ये ऑफर किया कि एक काम करते हैं कि पहले इस समय जंगल को पार करना ठीक है नहीं, अभी हम क्या करते हैं, आराम कर लेते हैं। पहले मैं आराम करता हूँ, तुम दो यहाँ पर जी पहरा, और फिर जब तुम स्लीपी फील करो तुम आराम करना और मैं उठ के दूंगा जी पहरा। चलिए, भगवान कृष्ण सो गए। बलराम जब दे रहे थे पहरा तो एक राक्षस आता है और वो राक्षस चिल्लाता है, और वो राक्षस बलराम पे चिल्लाता है, तो बलराम श्रिंक हो गए। ये राक्षस इतना खूब चिल्लाया, उसको श्रिंक को वो फिर तीसरी बार जब छुए, ये उस पर पाए ही नहीं, और कृष्ण कहते ही बेहोश हो गए। तीसरे मतलब ये इतने श्रिंक हो गए कि अब इनसे पहले जो 2 बार में फ़ियर था, वो तीसरी बार में फ़ोबिया हो गया। तो अब कृष्ण को लगा कि ये सीपी फ़ील फ़ील कर रहे हैं और ये इसलिए इन्होंने मेरे को दिखाया, तो उन्होंने ठीक बात है। अब कृष्ण ने वहाँ पर पहरा देना शुरू कर दिया, और बलराम जो फेत थे वो उसको मान रहे कि वो सो गए। अब वही राक्षस फिर चली, सो लगा कि उसको तो मैंने जी डरा दिया, अब ये दूसरा आई है। अब वो जैसे ही चिल्लाया तो भगवान कृष्ण ने उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको फेस करा और उससे पूछा, तू कौन है और तुझे क्या चाहिए? अब इतना कॉन्फिडेंस हैवी था, ये एक्सपेंड हो गए और वो श्रिंक हो गए, वो फिर चल पाए। इन्होंने फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको फेस करा और कहा, तेरे को चाहिए क्या, कौन है तू? ये फिर एक्सपेंड हो गए और वो फिश हो गया श्रिंक। उसने जब तीसरी बार पूछा, अब इन्होंने आंखों में आंखें डाल के फिर वही काम करा, चाहिए क्या? अब कृष्ण और एक्सपेंड हो गए और वो और छोटा सा हो गया। उन्होंने धीरे से उसको उठाया और अपनी धोती की जो गांठ होती है उसमें उसको बांध दिया। सुबह हुई, बलराम उठे, तो कृष्ण और बलराम फिर से आगे की यात्रा जो चलने शुरू हुए, तो बलराम अपने आप को दिखा रहे थे कि कृष्ण तुम्हें ये पता कल क्या हुआ? कल एक राक्षस था और उसने हमें डराने की बहुत कोशिश करी। कृष्ण ने वो धोती की गांठ में से निकाला, कहने लगे तुम बात कर रहे हो इसकी? कहने लगा हाँ, पर ये तो बहुत विशाल था। कहने लगे विशाल वो तब होता है जब आप उसको फेस नहीं कर, जैसे ही आप उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फेस कर लेते हो, ये जो कैमरा है स्टोरी कह रहे हैं, फिर वो एग्जिस्ट करता नहीं है। यहाँ आपके दर्शकों को एक कहानी हो है वो भी आपको सुनाऊं। ये कहानी तो थी महाभारत की। रामायण में आप सबने सुना होगा, एक आदमी था, एक कैरेक्टर था, जिसके सामने युद्ध में आते ही वो आपकी आधी शक्ति चूस लेता था। वो थे सुग्रीव के भाई बाली, इंद्र के पुत्र बाली, वही बाली जिसको राम ने छुप कर मारा। अब वो कहानी मुझे पता नहीं कहना मतलब कह क्या रही है, मेरे हिसाब से वो कहानी जो कह रही है, वो कहानी ये कहना चाह रही है कि जब जब तुम किसी चीज को फेस करने से डरोगे तो आपकी आधी शक्ति उसमें आ जाए और वो कर लेगा आप पे कट। और जैसे ही आप उसको फेस करते हो, अब फिर उसकी शक्ति आप में आ गई, अब आप कर लोगे उसको जी कंट्रोल। तब मैंने ओशो की वो लाइन आपके साथ में शेयर करी कि तुम केवल संकल्प करो और अपने संकल्प को स्मरण रखो। मैंने ये संकल्प करा कि मुझे अगस्त में 21 तारीख को पब्लिक स्पीकिंग करनी है, और केवल इस संकल्प को मैंने याद रखा। तब ओशो कहते हैं कि ईश्वर तुम्हारे संकल्प को याद रखता ही है। अब होता है ऐसा। आप कभी भी देखिएगा सनातन धर्म में, जब भी आप कोई पूजा या कोई नया काम शुरू करते हैं तो पंडित जी आके जो सबसे पहला काम करवाते हैं वो करवाते हैं संकल्प। संकल्प कर, इसको याद रख, और ईश्वर तेरे संकल्प को स्मरण रखता ही।
जी। तो ये पर्सपेक्टिव बहुत ही खूबसूरत था जो आपने कहा ना, अपने फ़ियर को फ़ेस करो वरना तुम्हारी ताकत ले लेगा वो, और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। तो हमें लगेगा कि हम उसे हरा नहीं पाएँगे। अमेज़िंग! सर एक और चीज़ मेरे दिमाग में तब से चल रहा था, बहुत खूबसूरत लाइन आपने कहा था, आपने दिखाया हमें डेल कार्नेगी का कि तुम सोच रहे हो इसलिए तुम वो काम नहीं कर पा रहे हो, राइट? तुम सोच रहे हो तभी से तुम काम नहीं कर पा रहे हो। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अम, कि हम जो नेगेटिव वे में सोचते हैं, जो हमारे नेगेटिव पैटर्न बन जाती है, वो नेगेटिव पैटर्न का वो नेगेटिव पैटर्न बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है एंग्ज़ायटी फॉर्म होने में, राइट? तो एक साइकोलॉजी में टर्म है जिसे हम कहते हैं पर्सीव्ड रियलिटी, ठीक है ना? ये पर्सीव्ड रियलिटी ये होता है कि बेसिकली कल क्या हो जो एक इवेंट के तौर पे मैं सोच रहा हूँ कि इसका आउटकम क्या हो सकता है, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये अभी अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा चल जाएगी। ये मेरी पर्सीव्ड रियलिटी है। अभी तक एक्ज़िस्ट की नहीं है ये। ये मैंने बना के रखा अपने दिमाग में, राइट? तो आपको क्या ऐसा लगता है क्या कि पर्सीव्ड रियलिटी का भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि लोग एंग्ज़ायटी को डेवलप कर लेते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने परसीव्ड रियलिटी की बात करी, आप हम लोग भी इसी शब्द का यूज़ करते हैं। इसको हम वैसे ही कर सकते हैं कि एक रूप में इवन हम नहीं होते। नीरट वन वो है जो एक्चुअल में सामने मेरे हुआ, और तीरथ वो है जैसे मेरे माइंड ने मेरे बिलीफ सिस्टम के बेस पे, मेरे वैल्यू सिस्टम बेस पे, या मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे उसको कैसे मतलब ये परसीव करा। दैट इज योर परसेप्शन। और सच बात है कि वो परसेप्शन इतनी जबरदस्त होती है कि वो आपकी पूरी लाइफ को ड्राइव कर। मेरे पास एक ट्विस्ट आया था, एक लड़की आई वो, और उसने अपने हस्बैंड के साथ में जनरेशन को चैलेंजिंग रूप में फेस कर रही थी, और वो डाइवोर्स के आसपास थी। तो मेरे पास आई। जब मैं उसको हिप्नोसिस में ट्रांस में लेके गया, जब मैं डीप ट्रांस में लेके गया, तो वहां मुझे पता चला एक्चुअल में हो क्या रहा है। उसके संबंध ना अ, अपने अपने प्रेजेंट हस्बैंड के साथ अच्छे थे। अब जब मैंने प्रेजेंट कहा तो इसका अर्थ है कि कोई एक्स भी था उसके साथ में भी, वो डाइवोर्स इसी बिलीफ सिस्टम, यही जो मतलब परसेप्शन है उसके चलते हुआ। ना उसके अपने भाइयों के साथ में संबंध ठीक थे, इवन ये फादर के साथ में भी वो कंप्लीट थी। और एज इज 30, और उसने अपने पूरी एजुकेशन में, पूरे अपने मतलब कैरियर में, प्रोफेशन में किसी भी मेल को अपने पास आना अलाउड नहीं है। कारण क्या था? जब हम उसको ट्रांस में लेके गए तो कारण ये समझ में आया, जब वो 2 साल की छोटी सी बच्ची थी, उस समय एक बार उसने अपने माँ बाप के झगड़े को एक्सपीरियंस किया। यहाँ मैं शब्द यूज कर रहा हूँ एक्सपीरियंस, यहाँ मैं ये भी कह सकता था कि माँ बाप के झगड़े को देखा या सुना, एक्सपीरियंस किया उसने। और एक्सपीरियंस में जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा वो मतलब बिलीफ बन के आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट। उस झगड़े में उसने किस इंटेंसिटी से क्या एक्सपीरियंस किया, वो ये था कि माँ बाप का झगड़ा होता है, बाप माँ पर चिल्ला रहा है और हाथ था। उससे हुआ क्या, उसके माइंड में एक, अभी इवेंट केवल ये थी कि माँ बाप का झगड़ा हो रहा, इवेंट केवल ये थी इवेंट वन। लेकिन इवेंट टू जो उसके माइंड में मतलब जो बनी, या जो शब्द आपने यूज किया कि परसीव्ड रियलिटी या परसेप्शन में उसकी क्या आया, उसकी परसेप्शन में ये लाइन आ गई कि एवरी मैन, एवरी वुमेन को डोमिनेट करता। अब जब माइंड में या उसकी परसेप्शन में या उसकी परसीव्ड रियलिटी में या उसका जो बिलीफ में या उसके इवेंट टू में क्या आया कि मैन वुमेन को डोमिनेट करता है, तो संबंध कैसे अच्छे हो। अब मैन वुमेन से जो भी कुछ कह रहा होगा वो यही एक्सपीरियंस कर रही है, अपने पास्ट का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, कि ये मुझे डोमिनेट करने की कोशिश। और जहां भी डोमिनेशन वाली फीलिंग आ जाएगी, आपके संबंध कभी भी अच्छे होंगे। तो ये परसीव्ड रियलिटी जो शब्द आपने इस्तेमाल किया बहुत अच्छा है, परसीव्ड रियलिटी का एग्ज़ैक्टली यानी ना कि परसीव्ड बिल्कुल, परसीव्ड रियलिटी के बेसिस पे हमारी बिलीव्स बनती है और बिलीव्स के बेसिस पे हम एक्शन लेते हैं और वो एक्शन ही हमारी आइडेंटिटी बन जाती है कहीं न कहीं।
एग्जैक्टली। जहां तक ये पब्लिक स्पीकिंग फोबिया की हम बात कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग फोबिया कितनी खराब चीज है साहब। बेसिकली अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये आपके सेल्फ एक्सप्रेशन को अटैक कर, बेसिकली इतना ही, बेसिकली इतनी सी बात है कि आपके सेल्फ एक्सप्रेशन को कम कर। जहां भी यहां मैं दो शब्द इस्तेमाल करता हूं, जहां भी एक्सप्रेशन नहीं रहेगा वहां पर सप्रेशन आ जाएगा। हम्म। जितना आप एक्सप्रेसिव हैं उतना सप्रेशन कम होगा, और जितना सप्रेशन ज्यादा होगा उतना एक्सप्रेशन कम हो जाएगा। सो जब आपके सेल्फ एक्सप्रेशन में कमी आएगी तो आप ये मान के चलिए ना, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ ठीक होगी, मतलब जी दोनों लाइफ पे इम्पैक्ट आए। क्यों? इट इज लाइफ इज ऑल अबाउट योर एक्सप्रेशन। जब आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो पर्सनली आपके रिश्ते आपके अपने साथ में खराब, आपके रिश्ते के अपनों के साथ में खराब, आपके अपने साथ और आपके अपनों के साथ में खराब हो जाए। और जब आपके ना आपके सेल्फ एक्सप्रेशन में कमी है, तो जब आपके संबंध आपके साथ ठीक नहीं है या आपके लोगों के साथ ठीक नहीं है, तो ऊपर वाले के साथ में कैसे ठीक हो? अब ये तो होगी पर्सनल लाइफ की बात। प्रोफेशनल लाइफ में आपको अगर घर से बाहर निकलना है, लाइफ में कुछ करना है, तो आपको एक्सप्रेशन करना, आपको एक्सप्रेस करना ही होगा। आपको अपने जूनियर्स के साथ में एक्सप्रेस करना होगा, आपको अपने सीनियर्स के साथ में एक्सप्रेस करना होगा, आपको अपने क्लाइंट्स के साथ में, आपके जो वेंडर्स हैं उनके साथ में करना होगा। लेकिन जब वही नहीं आप कर पा रहे तो आपकी ग्रोथ कैसे आएगी? आप तो जहां हो उस पे जो थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट जो नॉर्मल केस में होता है वो होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कभी नहीं। क्योंकि हर जगह आपको अपने आप को एक्सप्रेस, चाहे वो क्लाइंट से नेगोशिएट करना है या वेंडर से में नेगोशिएशन करनी है, आपको क्लाइंट फाइनलाइजेशन करना है, आपको कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने मैनेजमेंट को देनी है, आपको अपनी टीम को लीड करना है, कुछ भी करना हो आपको एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। और एक्सप्रेशन कभी कमी होते ही आपकी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ स्टक। और कहीं ना कहीं पब्लिक स्पीकिंग के होते आप सोशल गैदरिंग को अवॉइड कर रहे हैं, आप अपने गोल्स को अचीव करने में चैलेंज फेस करना ऑप्शन ही है ना, क्योंकि एक्सप्रेशन है नहीं आपने। बिल्कुल। चलिए सर, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल बातें करते हैं, जो चीजें वो अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि 80% लोग ऐसे होते हैं कि जो पब्लिक स्पीकिंग फोबिया से गुजर रहे होते हैं, ठीक है। जी। तो आपने कहा था कि ये फोबिया अनरियलिस्टिक है, परसिस्टेंट है और इरेशनल है, ठीक है। तो हमारा ऑडियंस जो इस वीडियो को देख रहा है, वो इन सब चीजों को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? देखिए बेसिकली जैसा मैंने बार बार कहा कि हम में से जो भी 85% लोग इस अनरियलिस्टिक इरेशनल, नहीं तो मुझे दो शब्द बड़े अच्छे लगे। पहला तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी ऑडियंस भी इस चीज पे जोड़ दे कि यार ये तो अनरियलिस्टिक है, ये तो इरेशनल है, तो आधा काम तो इस ये शब्द कर रहा है खुद। जिस चीज पे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो चीज एग्जिस्ट करती। जिसने भी ये डिक्शनरी या वोकैबुलरी या शब्दों को बनाया है, बहुत जीनियस लोग होंगे। उसने नाम ही इसको फोबिया, फोबिया का क्या भैया, अनरियलिस्टिक है भैया, इरेशनल है। अबे तो डर हम किससे रहे हैं? पहले तो जो भी इस फोबिया से ओवरकम करना चाहता है वो पहले तो गूगल करे और देखे फोबिया का अर्थ क्या है, और उसे कहीं कागज पे लिख दे, चिपका दे कि जिससे मैं डर रहा हूं, जिससे मैं बच रहा हूं, अरे भैया वो अनरियलिस्टिक है, इरेशनल है वो। तो मैं हाथ में किस चीज को लिए घूम रहा हूं? मेरे हाथ तो खाली ना हो गए। अनरियलिस्टिक इरेशनल चीज जब एग्जिस्ट करती ही नहीं तो मैं क्या उसको हाथ में लिए घूम रहा हूं? छोड़ दे हाथ हट। तो पहला तो ये कहा। दूसरा मैंने कहा इट इज ऑल अबाउट एंजाइटी डिसऑर्डर।
True. is not a disease. It is this ease. हाँ, और सोर्स में क्या है इसके? सोर्स में इसके एक चीज आएगी, वो है एंजाइटी। इसका मतलब आपने एक क्वेश्चन और भी था आपका कि मैंने कैसे ओवरकम किया। मैं इन जनरल भी आपको बताऊंगा और फिर ये भी बताऊंगा कि मैंने किस किस टेक्निक को यूज। पहली टेक्निक जो मैं यूज करता हूं वो है जी ब्रीदिंग। ब्रीदिंग टेक्निक। ब्रीदिंग ब्रीदिंग की ब्रीदिंग जो बहुत टाइप की होती है, बहुत टाइप की ब्रीदिंग होती है। मैं जो मेनली 3 करता हूँ इस्तेमाल ब्रीथिंग टेक्निक। पहला डीप ब्रीथ करा है। डीप ब्रीथ करा मतलब सांस लो तो ऐसे लो कि तुम्हें छोड़ने की कोई जल्दी नहीं, और जब छोड़ो तो ऐसे छोड़ो कि तुम्हें लेने की कोई जल्दी नहीं है। इतना डीप जाने दो, आंख बंद हो और उसको डीप लेके जाओ, जितना लंबा जितना गहरा इनहेल और एक्सेल कर सकते हो उतना गहरा। जो मैं दूसरा जो मैं टेक्निक यूज करता हूं वो है अपान प्राण। अब आप इसको अपान प्राण कह लें या आनापान कह लें, बात एक ही है। इसमें आपको ब्रीदिंग करनी नहीं है। ब्रीदिंग रेगुलर या नेचुरल वे में जैसे होती है वैसे होने दें। सिर्फ आपकी आंखें बंद हो, किसी कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठे हो और सिर्फ आपको सांसों का आना और जाना देखना, बनना कि सांस आई तो कहां से आनी शुरू हुई। मोटा मोटा ये आपकी नाक पे 4 या 6 उंगली से आनी स्टार्ट है। बाकी सबका एक्सपीरियंस अपना अपना। कहां से आनी शुरू हुई, कहां तक जा रही है शरीर, फिर वो एकदम से वापस आनी स्टार्ट हो गई या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का उसमें पॉज है, और फिर वो कैसे जा रही है। जब वो वापस जा रही है तो नाक में सेंसेशन क्या हुई, जब वो अंदर आ रही है तो नाक में ये अंदर तक सेंसेशन है क्या कोई, और जब वो बाहर गई तो आपकी नाक से कितना दूर तक गई, कहां तक जाके उसने यू टर्न लिया, और जब यू टर्न लिया तो क्या उसमें भी कोई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का पॉज है या वो बस जा रही आदमी। कुछ नहीं कर, आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको साक्षी भाव को रख, यानी कि आपको केवल अपनी सांसों को करना है विटनेस। एग्जैक्ट। विटनेस का मत लेना या छोड़ना आपको नहीं, सिर्फ विटनेस हो। मतलब आप अपनी सांस के साथ में झूल रहे हैं झूला, बस झूला झूल कर। स्पेशली सुबह उठते ही, दूसरा रात को जिस टाइम सोते हैं तो वो आपके दिन का अंतिम। रात को मैंने क्यों जोर में मैं दे रहा हूं, रात में आप सोते समय जिस स्टेट में होंगे सारी रात की नींद आपकी रहेगी उस स्टेट। तो अगर आपने वो अपने 6-8 घंटे एक डीप रिलैक्सिंग स्टेट में है, या यूं कहें आपने अपने अंदर चलने वाले भूकंप को, अर्थक्वेक को शांत कर दिया, तो आपका वो भूकंप, वो अर्थक्वेक या वो सुनामी जो फुल डे में चल रही थी आपने वो शांत कर दिया, तो अब वो लहर आपके माइंड में बिल्कुल शांत है। और जब शांत है तो वो काम करेगी जो आपकी नींद ने करना चाहिए, यानी आपको हील करोगी, आपको हेल्थ देगी। तीसरी टेक्निक जो मैं स्पेशली सांसों के केस में, इवन ये जो अपान प्राण मैंने कही है, वो विज्ञान भैरव तंत्र एक किताब है जिसमें भगवान शिव और मां पार्वती का संवाद है। उसकी पहली ये टेक्निक है अपान प्राण, विज्ञान भैरव तंत्र। मेरे पास यहां भी कहीं वो किताब हो, विज्ञान भैरव तंत्र। और ये किताब भी वही बात करती है ओशो की, द बुक ऑफ। यस, इसमें भी विज्ञान भैरव तंत्र में मां पार्वती और भगवान शिव का जो संवाद है उसमें उन्होंने 112 टेक्निक दी है ध्यान की। उसमें से आप 3 टेक्निक सांस की दी है
और जो टेक्निक पहली है वो अपान प्राण, आनापान कह लो, अपान प्राण। तीसरी जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो ब्रीदिंग टेक्निक है, जिसको मैं कहता हूँ एक्स, 4x और 2x। ये एक्स सबका अपना अपना हो सकता है, मेरे केस में ये 4 है। यानी एक्स क्या हो गया, 1 से 4 का जो काउंट है उसमें आपको इनहेल, हाँ। यानी जब सांस लें तो आंख बंद हो और मन मन में 1 2 3 4 को बोलना है, और बस 1 2 3 4 तक इनहेल। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि 4x, 4x क्या है, यानी इसका 4 गुण। यानी फिर मैं 1 से 16 काउंट करते तक उस सांस को अंदर होल्ड कर, 1 to 6। फिर मैंने कहा 2x, यानी कि जो जिस काउंट तक मैंने सांस ली थी उसका 2x। यानी जब मैंने 1 से 4 तक काउंट में सांस ली है, तो यानी 1 से 8 तक अब मेरे को छोड़ना। ओ एक्स, 4x, 2x। 1 से 4 तक सांस लो, 1 से 16 तक सांस को रोको, और 1 से 8 तक सांस को निकाल दो। ये एक्स सबके केस में अलग का अलग होगा, लेकिन फॉर्मूला यही है, एक्स, 4x और 2x। दूसरा, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है एफर्मेशंस। हाँ। हाँ। अब एफर्म करो, इट इज द एफर्मेशन इज बेसिकली अ टेक्निक ऑफ सेल्फ टॉक। अगर मैं सेल्फ टॉक ये कहूं कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं करनी, या मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, या मैं नहीं कर सकता, अरे भाई मेरे मेरे तुम मन्ने जी बोलना ही तो है। तो सेल्फ टॉक में ये बोल लो दैट आई एम ए गुड पब्लिक स्पीकर, दैट आई एम एन इन्फ्लुएंशियल ओरेटर। बोलना ही तो है, तो कम से कम बोल तो अच्छा लो। भाई गुड़ मत दो किसी को, लेकिन गुड़ जैसी बात तो कर ही सकते हो। तब तो अपने आप से गुड़ मत दो बेचारे को, लेकिन गुड़ बोलने में तो कोई दिक्कत आपको है ही नहीं। तो सेल्फ टॉक पे ये ही बोल लो, आई एम ए गुड पब्लिक स्पीकर, आई एम एन इन्फ्लुएंशियल ओरेटर, या जो भी लाइन जिसको ठीक लगे। तीसरा का एफर्मेशन, लोग कहते हैं कि काम नहीं करती, बिल्कुल ठीक। केवल कोरी एफर्मेशन काम नहीं करे अगर उसमें विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन की शक्ति शामिल। अगर आप केवल भूले जा रहे हो कि मैं एक पब्लिक स्पीकर हूं, मैं एक इन्फ्लुएंशियल ओरेटर हूं, वो फीलिंग आप में आए, उस समय आप उस चीज को फील कर रहे हो, हाँ यार मैं एक पब्लिक स्पीकर हूं, मैं एक ओरेटर हूं, हाँ बिल्कुल, मतलब वो फीलिंग जनरेट हो, अब वो फीलिंग एनहांस। वहीं उसी के साथ आपको विजुअलाइज करना आते, यानी केवल बोलिए नहीं। हमारे एनएलपी में हम कहते हैं केवल लाइफ में 3 चीजें होती है, पहली है बी, दूसरा है ए, और तीसरा है के। यानी पहला बी का मतलब विजुअल्स, यानी जो बी का मतलब विजुअल, ए का मतलब ऑडिटरी, के का मतलब काइनेस्थेटिक, मतलब फीलिंग्स क्या है। यानी जब आप एफर्म कर रहे हो तो ये 3 चीजों के साथ में हो। जब आप एफर्म कर रहे हैं तो आप बोल भी रहे हैं, और वहीं आपके कान भी आपकी बात को रहे हैं सुन। तो ऑडिटरी ये हो गया। दूसरा वी, कि विजुअलाइज करो, आंखें बंद हो और आप अपने आप को स्टेज पर देख रहे हैं आप। लेकिन जब देखें तो सिर्फ इतना नहीं, अब फीलिंग कैसे आती है। लोग कहते हैं जी आपने तो कह दिया फील करो, लेकिन फीलिंग आती है नहीं, छोक के क्यों आएगी। आपने केवल देख लिया जब स्टेज पर खड़े हो और बोल दो, अरे भैया इसको एनहांस करो। जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो मंच कौन सा है, वो कारपेट का कलर क्या है, आपने कपड़े को कौन से और कैसे पहने हुए हैं, उन कपड़ों के मतलब कलर्स क्या है, आपका हेयर स्टाइल क्या है, किस ब्रांड का चश्मा लगाया हुआ है, कौन सी आपने पहनी हुई है वॉच, क्या एक्सेसरीज की हुई है वियर, सामने कैसे लोग बैठे हैं, उन लोगों में क्या कोई आपके जानकार भी हैं या सब अनजान है, वो जो ऑडिटोरियम है उसकी सीट्स क्या है, किस चीज की है, कितनी है, कौन सा कलर है। मतलब विजुअलाइजेशन का मतलब होता है जितना डिटेल में आप
और मैं विजुअलाइजेशन में एक स्टेप बात करता हूँ इससे भी। अरे भाई, अगर आप अपनी इमेजिनेशन में ही जाके विजुअलाइज कर रहे हो तो उसको अपनी पसंद से डिजाइनर भी तो कर सकते हो। बिल्कुल। आप जो ब्रांड अभी अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन आपको वो ब्रांड पसंद है, तो विजुअलाइजेशन में जाओ ना। जब कल्पना शक्ति का ही इस्तेमाल कर रहे हो, विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो जितना डिजाइनर कर सकते हो उतना कर लो ना। नॉर्मल ऑडिटोरियम ही क्यों, अपनी पसंद का ज्यादा से ज्यादा लोगो वाला करो ना विजुअलाइज। किस ब्रांड का कोट, किस ब्रांड की शर्ट, किस ब्रांड की वॉच, क्या डायमंड, किस ब्रांड का चश्मा, किस, कर लो ना। कलर जो फेवरेट है आपका वो डालो ना उसमें। किस कार से आप उतरे हैं, रॉल्स रॉयल्स से उतरे हैं या मारुति से उतरे हैं? तो जब कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना है तो डिटेल में जाओ ना कि मैं रॉल्स रॉयल्स से उतरा हूं। हर एक छोटी-छोटी चीज़ों को फ़ील करना है, हर एक छोटी-छोटी चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। है ना? अगर तुमने विजुअलाइजेशन डिटेलिंग में कर लिया, फीलिंग आएगी। आप कहोगे ना, अभी आपको रियल एग्जांपल जस्ट सिर्फ हाथ बंद करके इमेजिन करो, कल्पना शक्ति का सहारा हो और याद करो कि नींबू, उस नींबू को विजुअलाइज करो। आपके दांत खट्टा, ट्राई करता हूँ। मुझे हल्का-सा स्मेल टाइप का लगा कि मैं नींबू स्मेल कर रहा हूँ उस टाइम अभी फिलहाल। अभी हुआ क्या, जब पहली बार मैं कह रहा हूँ तीनों चीजें आएंगी। नींबू का विजुअल आ जाएगा कि वो पीले रंग का है, और अगर आपने डिटेल में जाके कि कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कैसे आपने उसको स्क्वीज किया है, कैसे रस आ रहा है, कैसे आप ले रहे हो, कैसे आप कंज्यूम कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ दांत खट्टे हो जाएंगे और केवल सोचने मात्र से मुंह में खटास आ जाएगी, पानी आ जाएगा। हाँ, स्मेल तो आ गया। बाद में ज़रूर ट्राई करूँगा मैं डिटेल में इसको। विजुअलाइजेशन में बहुत ताकत है, तो एफर्म करें, विजुअलाइजेशन के साथ करें, डिटेलिंग में जाके करें। और उस विजुअलाइजेशन में अगर अभी पहली बार में आपको लग रहा है डर कि 1000 लोगों के सामने नहीं यार वो नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। विजुअलाइजेशन में इतना तो करो कि कोई एक या दो आदमी तो ऐसे हैं जो आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। पहले उन दो लोगों को विजुअलाइजेशन की शक्ति से, कल्पना शक्ति से आंख बंद करके सामने लाओ। उनको सामने दो चेयर पर अलग अलग बिठाओ, खुद यहाँ बैठो और विजुअलाइज करो कि वो दो आपको सुन रहे हैं। जो कि फैक्ट, ये तो फैक्ट है ना। और उसको ले ले जाओ अपनी पीक पे। फिर इस संख्या को कर दो 2 से 5, फिर कर दो 5 से 10। फिर जैसे ही कंफर्टेबल हो जाओ, मतलब जी 5 पे, फिर कर दो 10, अगली बार कर दो 50, अगली बार कर दो 100, फिर कर दो धीरे से 1000। ये विजुअलाइज हुआ ना। आप केवल विजुअलाइज करने से होगा, इसको रियल लाइफ में अप्लाई करना। उन दो लोगों को अपने सामने बिठाओ एक्चुअल में और उनसे कहो कि आज मैं तुम्हें ये विषय है जिस पर मैं तुम्हें कोई अच्छी बात। फिर धीरे से उस संख्या को जब आप 5 लोगों के सामने अपनी कल्पना शक्ति में मतलब कंफर्टेबल हो जाए और 10 पे आ जाए, तब ये संख्या कर दो 2 के 5। जब कल्पना शक्ति में 10 लोगों में कंफर्टेबल हो जाए तो 100 पे आए। तो जब वहां 100 की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये संख्या कर दो फिर 10। तो क्योंकि वही बात केवल विजुअलाइजेशन से नहीं होगा, एफर्मेशन से होगा, विजुअलाइजेशन से होगा। विजुअलाइजेशन जितना डिटेलिंग होगा, जितना आपने करा है उसको डिजाइनर, उससे फीलिंग्स आएंगी और जब वो फीलिंग आएंगी तो उसकी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो। ये है जी गुरु मंत्र। आप इसको विजय अरोड़ा मंत्र ही बोल सकते हैं। चलिए, इसके बाद उस एनवायरनमेंट में
रहना शुरू करें जहां पर पब्लिक स्पीकर हो। आजकल हर शहर में एक वो क्लब है ना, जिसमें लोग जाके प्रैक्टिस करते हैं। मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं नाम बताता हूँ आपको। हाँ, तो आजकल हर शहर में एक क्लब है जिसे कहते हैं टोस्ट मास्टर क्लब। उस क्लब को या उस जैसे और भी क्लब होंगे, किसी क्लब को कर लो ज्वाइन और वहां शुरुआत करो केवल अपने इंट्रोडक्शन से कि मैं विजय अरोड़ा हूँ, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, मेरा जो दिल्ली में ऑफिस है, मैं लोगों की पूछूं काउंसिलिंग का इंट्रोडक्शन जो भी आपका हो वो आप देख उससे शुरू करें। फिर धीरे से कोई लाए विषय, एक बार समझ लीजिएगा, विषय पर ट्रस्ट हुआ, विषय पर कमांड हो आपकी, सेल्फ एक्सप्रेशन हो आपके पास में। और चौथी चीज, सामने वाले को कुछ नया, कुछ बेहतर दिशा देने की आपकी नीयत। और संकल्प कर लो, मैंने ओशो का सूत्र दिया ही है आपको, आप संकल्प करें, उसको स्मरण रखें और वो ईश्वर आपके संकल्प को स्मरण रखता ही है। उसके अलावा रिमोट ये चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, जिसको जो आप कर सकते हैं खुद। इसके अलावा आप किसी अ, मैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट भी हूँ, तो आप किसी सीबीटी एक्सपर्ट की हेल्प लें और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के माध्यम से आपको आपका ये पब्लिक स्पीकिंग का फोबिया, फियर में, और फियर से फिर प्रैक्टिकल रियलिटी, इट इज नॉट द परसीव्ड रियलिटी, ये रियलिटी में कन्वर्ट होगा। या हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ मैं, तो हिप्नोथेरेपी के मदद से भी इस फोबिया से ओवरकम किया जा सकता है। उसके अलावा एक बड़ी मैं आपसे थोड़ा सा मजाक भी कर लेते हैं कि ऑडियंस को लगे। आप कह रहे हो कि आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, और मैं पूछता हूं आपसे, क्या आपके पास अपने पब्लिक स्पीकिंग करते हुए की कोई सेल्फ इमेज, और अगर है तो वो कितनी बड़ी है? बिल्कुल। ये मैं अभी सोच रहा, पहले सोचा नहीं इस बात को मैं। तो बताइए, आपकी आपके पास अपनी कोई सेल्फ इमेज ऐसी है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ। फिलहाल तो नहीं। फिलहाल नहीं है ना। जिस सेल्फ इमेज के बारे में सोचना पड़ जाए इसका मतलब वो है ही नहीं। अब मैं फिर आपसे कुछ चीजें पूछूंगा। क्या आपके पास में ये मोदी की इमेज है? हाँ, योगी की है? हाँ, सलमान और शाहरुख की है? हाँ, करीना कैटरीना की है? हाँ। अब मजे की बात देखो, इन सब में आपने इमीडिएटली कह दिया है। अब मेरा प्रश्न आपसे और आपकी ऑडियंस से ये है कि आपके पास में करीना कैटरीना की इमेज है, आपके पास में सलमान शाहरुख की इमेज है, आपके पास में मोदी योगी की इमेज है, और आपके पास में अपनी कोई सेल्फ इमेज है ही नहीं। वो चीज इमेजिनेशन में एग्जिस्ट नहीं करती, वो रियलिटी में कैसे करें? ऐसा सबसे पहले अपनी सेल्फ इमेज को बनाओ, और उसको जितना बड़ा, जितना जितना ब्राइट, बोल्ड, ब्यूटीफुल कर सकते हो उसे करो। क्योंकि हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड शब्दों की भाषा को नहीं जानता, वो इमेज की भाषा को जानता है। वो इमेजिनेशन की भाषा को जानता है। आपकी इमेजिनेशन में आपकी अपनी कोई सेल्फ इमेज ही नहीं है, तो भाई वो रियलिटी में कन्वर्ट होने वाली नहीं। इट इज नॉट अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। अगर आपको अमीर बनना है, या रईस बनना है, या आपको आईएएस आईपीएस होना है, या आपको मंत्री या प्रधानमंत्री होना है, जो भी कुछ होना है, वो होता क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास अपनी वैसी कोई सेल्फ इमेज नहीं है।
और जो चीज इमेजिनेशन में एग्जिस्ट नहीं करती वो रियलिटी में ना आज है ना कल। बिल्कुल। ठीक है। इसके अलावा ये मतलब ये कुछ ऐसी बात हो गई कि आपके अपने घर में इन सब के बिस्तर लगे हुए हैं, करीना, कैटरीना, सलमान, शाहरुख, मोदी, योगी, लेकिन आखिरी के बिस्तर नहीं। है, वो पड़ी है घर के बाहर। वो पहले तो अपने आप को स्थान दो कोई, और स्थान जितना बेहतर दोगे रियलिटी उतनी खूबसूरत होगी। इसके अलावा इसको इसको मैं एक लाइन और आपको याद आई बताता हूँ। इंग्लिश में एक लाइन है मुझे बहुत ही पसंद है। वो लाइन ये कहती है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। हाँ। पहले फेक में तो लाओ, इमेजिनेशन में तो लाओ, और तब तक लाओ जब तक के साक्षात रूप ना आ जाए। यानी फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो इसके अलावा ईएफ की एक चीज होती है जिसको मैं पर्सनली बहुत करता हूँ पसंद, एंजाइटी हटाने का। इससे बेहतरीन टूल मतलब मेरे पास तो नहीं। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक कहते हैं इसको। अब जैसे मैंने अभी कहा, वो जो इमोशन है वो कहीं शरीर में मैनिफेस्ट हो रहा होगा, वो जो एंजाइटी है वो शरीर में कहीं हो रही होगी। तो इस ईएफटी के माध्यम से अपने शरीर में से उस चीज को कर दो बाहर। वही बात, फेक इट अंटिल यू मेक इट। ये एक नीच है जिसको आपको सीखना होगा, ये एक आर्ट है जिसको आपको सीखना होगा, जो मैं खुद करता हूं। कल मैं अयोध्या था, राम जी के दर्शन करने गया था। वहां मैंने खुद अप्लाई किया है। सरयू नदी के पावन जल में खड़ा होकर इमेजिनेशन में मेरे पास जिस चीज की एंजाइटी थी, मैंने आंखें बंद करके ये फील करा, ये विजुलाइज करा, ये कल्पना शक्ति करके एक्सपीरियंस करा कि वो शरीर, वो मैंने वो रियल में देखा कि वो मेरे यहाँ कहीं थे। मैंने उसको निकालना शुरू, मैंने इमेजिनेशन में जाके उसको एक खराब सा कलर दिया और इमेजिनेशन में जाके विजुलाइज करा कि वो कलर, वो जो धड़कन का बढ़ना है या दिल का भारी होना है, वो किसी मतलब मेरे केस में वो अनफेवरेट कलर था, डार्क ग्रे। तो वो डार्क ग्रे के रूप में शरीर से नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, पैरों तक गया, पैरों के पंजों से वो निकलना शुरू हुआ। और सरयू नदी का पावन जल मेरे उस खराब कलर को, मेरे उस अनफेवरेट कलर को मेरे शरीर से बहा के दूर लेकर फेंक के जा रहा है। ऐसा मैं आमतौर पर खुद के साथ है। जहां पे रियल में कोई नदी है या बहता हुआ जल है तो वहां करता हूं, और नहीं तो अपनी इमेजिनेशन में जाके उस इवेंट को, जहां मैंने जैसे मैंने कल अयोध्या में किया है या ऋषिकेश में करता हूँ, हरिद्वार में करता हूँ, उस इमेजिनेशन में जाकर के उस घटना को याद करता हूँ, देखता हूँ कि वो सच आ रहा है, ये सब सच आ रहा है। मैंने पब्लिक स्पीकिंग में ईएफटी का बहुत इस्तेमाल किया है, रादर आज भी। सो आई होप सर हमने बहुत सारे चीजें इस वीडियो में डिस्कस किए, राइट। हमने स्टार्टिंग से क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं, हमने मैनिफेस्टेशन का बात किया, टेक्निक्स का बात किया। एंड मैं ये बात बहुत बिलीव से कह सकता हूँ कि ये पूरा वीडियो हमारा ऑडियंस बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएगी। एंड आई होप कम से कम पूरा नहीं तो कम से कम 1% उसके लाइफ में इंप्रूवमेंट जरूर होगी। ये हमारा गारंटी है। बिल्कुल। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे एक टूल देता हूँ, और जो मैंने कहीं सीखा तो है नहीं, लेकिन मैंने उसको अप्लाई बहुत करा है, और मेरे केस में वो काम होता है। मेरे केस में वो 100% काम होता है। कोई काम जो आप करना चाहते हो और नहीं कर पा रहे, इवन एडिक्शन ऑल्सो, अगर किसी में सिगरेट का, शराब का, किसी चीज का एडिक्शन के लेवल पे है, वो छोड़ना है और किसी नए बिहेवियर को अडॉप्ट करना है, किसी अच्छे को, चाहे वो जी पब्लिक स्पीकिंग का ही क्यों ना हो, तो पहले ये देखो कि मुझे वो करना क्यों है। कर लूं तो क्या हासिल हो जाएगा, और नहीं करूं तो क्या ऐसा है जो हासिल नहीं होगा। यानी सबसे पहले पर्पस लाओ, क्यों करना है।
थॉट, बिलीफ, एक्शंस, यानी मेरा पर्पस क्या है। मेरा जैसे आज का पर्पस है, मुझे ये पॉडकास्ट क्यों करना है, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने 46 साल उस एंजाइटी, उस पब्लिक स्पीकिंग फोबिया के चलते कैसे अपने आप को होल्ड बैक करा। 46 साल। मेरी तरह 85% लोग इस पृथ्वी पर उस इरेशनल, अनरियलिस्टिक, परसिस्टेंट, एक्सेसिव फियर को लिए घूमे। मौत से ज्यादा डर, मैं आपको बताऊं, मौत से ज्यादा डर ये पब्लिक स्पीकिंग का, ऐसा लोग। तो मैं चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से, आपकी हेल्प से लोगों का ये जो फोबिया है उसको निकालने की कोशिश। ये मेरा पर्पस है सर। और मैंने इस पर्पस को इतना जी बड़ा किया है कि मुझे सामने वाले की हेल्प करनी। जैसे आपने लाइन कि अगर 1% लोगों की भी हम हेल्प कर पाए तो वो चेंज कितना बड़ा होगा। एटलीस्ट उन 1%, 1% दिखता छोटा है सर। इस समय 800 करोड़ लोग हैं पृथ्वी पे। वो 1% का मतलब हो गया 8 करोड़ लोग। अगर मैं 8 करोड़ लोग यानी 1%, कुल 1% लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म कर पाए, मेरा तो पर्पस पूरा हो गया ना। तो पहला ये है कि करना क्यों है, और उस क्यों को जितना बड़ा, ब्राइटर, बोल्ड, ब्यूटीफुल कर सकते हो उतना कर। और फिर ये सुनो कि अगर मैंने ये पब्लिक स्पीकिंग को ओवरकम कर लिया और मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूं और कर पाया, तो ऐसा क्या है जो मेरे को मिलेगा? वो क्या गेम्स होंगे, वो क्या प्लेजर्स होंगे जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा था। और उसको जितना बड़ा कर सकते हो, जितना ब्यूटीफुल कर सकते हो करो। फिर दूसरी बात में ये थी कि अगर मैं इस फोबिया को ओवरकम नहीं कर पाया, या मैंने पब्लिक क्या वो नहीं किया, तो ऐसे कौन से पेन मेरी लाइफ में अभी हैं जो कंटिन्यू कर रहे होंगे और बढ़ रहे हो। ऐसा क्या पेन होगा जो मेरी लाइफ में आएगा, वो एनहांस करो, एम्पलीफाई करो। तो मुझे क्या मिलेगा इसको करने से, उसको बड़ा करो। मुझे क्या नहीं मिलेगा अगर मैंने ये काम नहीं किया, तो उसको बड़ा करो। अपने आप का मुंह करो, अपने आप का मुंह। अगर मुझे पता है कि मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से 1% लोगों में भी बदलाव ला पाया, बहुत है ना नित्ती। तो मैंने तो इस एक्टिविटी, मैंने इस चीज को बड़ा करा है। और दुनिया कहती है बस यहाँ पे जाओ, रुक। मैं कह रहा हूं नहीं, अभी एक और चीज है जो आपने छोड़ी। वाय तो बना लिया, इसमें इमोशनल वाय डालो अभी। हाँ। कोई एक आदमी आपका जरूर होगा जिसको आप चाहते हो कि कहीं पब्लिक स्पीकिंग के रूप में आप स्टेज पे हो और वो नीचे बैठ के मेरी बात को सुन रहा हो, और मेरी उस टॉक के बाद वो मुझे अप्रिशिएट करे, वो मेरे लिए 4 अच्छे शब्द बोले और वो मुझे स्टैंडिंग ओवेशन। पैसा आएगा, मतलब नेम, फेम, मनी, ये 3 चीज तो आनी है। मैं कह रहा हूं इसमें इमोशन कहाँ है? कोई आदमी ऐसा जरूर होगा जिसके मुंह से तुम अपने लिए अच्छे शब्द सुनना चाहते हो। मैं कह रहा हूं ये भी नहीं, आप ये चाहते होंगे कि यार कम से कम जिंदगी में एक बार मैं मतलब पब्लिकली स्पीक कर रहा हूं और वो ऑडियंस, वो ताली मेरे लिए ये बजा रहा हो। उन तालियों को सुनो, आज सुनो। अगर तुम फ्यूचर में होने वाले फियर को लेकर के परेशान हुआ है, तो मैं कह रहा हूं फ्यूचर में देखो ना ये चीजें, देखो वो कैसे फिर रियलिस्टिक लाइफ में आएंगी, देखो वो कैसे प्रैक्टिस में आएंगी। आज का जो पॉडकास्ट है वो, उसमें मैंने कोशिश करी कि पूरा का पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन दूंगा। ये बात सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग के लिए नहीं है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, अगर आपको कुछ भी करना चाहते हो, आप वेल्थ जनरेट करना चाहते हो, आप हेल्दी होना चाहते हो, मैं कह रहा हूं सिर्फ इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी बात पकड़ में आ रहा होगा।
वो चीजें कैसे जो मैनिफेस्ट होती हैं वो सब आएगा साहब। सर, तो जैसे अब हम अपने पॉडकास्ट के एंड की तरफ जा रहे हैं, कोई 2 शब्द आप मेरे ऑडियंस के लिए कहना चाहोगे? देखिए, अगर आपने सिर्फ अब जो मैं कहने जा रहा हूं, सिर्फ वो लाइन भी अगर आदमी सुन ले और इस पूरे पॉडकास्ट को छोड़ दे, तो एक लाइन काफी है इस पब्लिक स्पीकिंग फोबिया से ओवरकम करने के लिए, और वो ये है, एवरी पर्सन, when I am saying every person means everybody, each and everyone on this earth has a message to share. हर आदमी के पास कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई विचार जरूर है शेयर करने के लिए, एक्सप्रेस कर। तो अगर कोई ऐसी चीज आपके पास में है, और जो मैं कह रहा हूं कि अगर नहीं, हर आदमी के पास, तो वो मैसेज, वो आपका विचार, वो आपका थॉट, वो आपकी बातें लोगों तक जानी चाहिए। क्योंकि अगर आज वो लोगों तक नहीं गई, हो सकता है आपका एक वो थॉट जो लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, वो ना हो। और अगर ऐसा हो गया कि आपकी वजह से किसी आदमी का जीवन ट्रांसफॉर्म हो सकता था और आपने नहीं किया, तो ये एक पाप है। ये सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सिर्फ लोगों से मैं पाऊं, ये नहीं होता। लाइफ इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। इट इज ऑलवेज गिव एंड टेक। अगर आपने केवल लोगों से लिया ही लिया है, अगर आपने केवल यूट्यूब से डेटा कंज्यूम ही कंज्यूम किया है और यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक अपना वो एक थॉट शेयर नहीं किया, तो ये तो आप पे फिर ऋण हुआ ना। और लोन है तो लोन तो ब्याज के साथ ब्याज के साथ आता है, और वो हेतु है, एक दिन आपको पे जरूर करना होता है। तो ये वो ऋण है जो आप चुका सकते। दूसरा मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप में पब्लिक स्पीकिंग का फोबिया एग्जिस्ट, ये नहीं हो सकता। पब्लिक स्पीकिंग हर आदमी में है। कमी है तो वो जो विषय को चुनने की, आपने हो सकता है अभी तक वो जो विषय है वो आइडेंटिफाई ना की। पहला वो विषय, दूसरा उस विषय पर आपका ट्रस्ट, तीसरा उस विषय पर आपकी कमांड, और चौथा उस विषय का कोई फेवरेट स्पीकर जरूर होगा। तो मैं कह रहा हूं, पहला वो जो विषय है वो आइडेंटिफाई हो जाए, दूसरा उस विषय पे आपका ट्रस्ट होगा, तीसरा उस विषय पे आपकी कमांड होगी, और चौथा उसी विषय पे कोई आपका फेवरेट स्पीकर। उसको सुनना शुरू करो। केवल इन 4 चीजों से मैं आज भी, मेरा ये रोज का नियम है कि मुझे अपने फेवरेट ऑथर को रोज चाहे एक लाइन सुनूं, लेकिन सुनता हूं। मैं ओशो को सुनता हूं, मैं महात्रेया को सुनता हूं, मैं राम वर्मा को सुनता हूं, मैं टोनी रॉबिन्स हैं उनको सुनता हूं, मैं टोनी बुजान है मैं उनको सुनता हूं, मैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा है उनको सुनता हूं, मैं डेल कार्नेगी को सुनता हूं। इसके अलावा वेरी रिसेंटली मैंने अभी एक मेरे फेवरेट ऑथर हैं उनको उनको सुनना और पढ़ना स्टार्ट किया है, वो है प्राइस प्रिचैर्ड। तो ये नहीं हो सकता है कि आप में पब्लिक स्पीकिंग ना हो। कमी है तो आपकी नीश को आइडेंटिफाई करने की, उस पर ट्रस्ट करने की, उस पर कमांड लाने की, और उस विषय पर अपने फेवरेट ऑथर तक पहुंचने। और मैं आपको बता दूं, इस समय बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब के माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं। मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है, कमाओ, लेकिन आप जो भी शेयर करें वो सामने वाले के लिए एम्पावरिंग होना चाहिए। वो सामने वाले को पावर दे, वो सामने वाले में कुछ कोई वैल्यू ऐड करे। मात्र पैसा कमाना अगर यूट्यूब के थ्रू काम है तो वो तो कोई पर्पस नहीं। वो आपका थॉट
आपके विचार सामने वाले की लाइफ को ट्रांसफॉर्मिंग होने चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग का साहब काम ही एक है। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है आप अपनी ऑडियंस के थॉट, बिलीफ्स, एक्शन को एम्पावर कर पाए। अगर वो नहीं कर पाए तो वो पब्लिक स्पीकिंग, वो कुछ भी हो सकता है। मेरे मेरे विचार में वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं है। या पब्लिक स्पीकिंग केवल एक ही है कि आप सामने वाले के माइंड में थॉट, फीलिंग, इमोशन और एक्शंस में चेंज कर, और ये आपको देखना होगा वो आपकी बातें सामने वाले को एम्पावर कर रही हैं या वो सामने वाले को डिस एम्पावर। थैंक यू सो मच सर, आपने जो टाइम दिया बहुत अच्छे से आपने समझाया। एंड आई होप, बहुत दिल से मुझे लगता है कि लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और बहुत रिलेट कर पाएगी और उनके लाइफ में कम से कम 8% का चेंजेस जरूर आएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ मैं आपसे और आपके ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट और करूंगा कि जैसे मेरा उद्देश्य है या जैसे आपका उद्देश्य है कि हम पब्लिक स्पीकिंग फोबिया को हटा पाए, जैसे मैं और आप आज एक उद्देश्य के साथ आए हैं, एक सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं कि 85% लोग जो फोबिया लिए घूम रहे हैं उसको हटाया जा सके। तो जैसे हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं चाहूंगा आप और आपकी सारी ऑडियंस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। वो अपने तरीके से हमारे इस एजेंडा में, हमारे इस संकल्प में हमारा साथ दें। और मैं आपसे भी कह रहा हूं और आपके माध्यम से ओशो की वो लाइन को फिर से एक बार कर रहा हूं रिपीट, आप केवल संकल्प करें और उसका स्मरण रखें। ईश्वर आपके संकल्प को स्मरण रखता ही है। इस एक लाइन में पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा पाएं, उसको जो पहुंचा पाएं इस अपील के साथ कि वो भी आगे भेज के लोगों के जीवन में कोई लाइन बदला। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।